हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस चैनल पे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं। जो पुराने हमारे व्यूअर हैं उनको तो ये बात पता ही है, जो हमारे नए व्यूअर हैं उनके लिए बता दूं, हम जब भी चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं हम ना ही कोई बहुत ज़्यादा बड़े इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं, ना ही कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे समझ रही हूँ वैसे ही मैं आपको समझा सकूँ, ताकि कोई भी अगर बिगिनर यहाँ पे मेरे वीडियो से कुछ लर्न करना चाहे उसको भी ये जो चार्ट्स का एनालिसिस है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोगों में से किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा अपडेट्स मिलता रहे टाइमली। चलिए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। हमारे आज के स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले मैं छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी। 16 तारीख को ये जो वीडियो था हमारा, इसमें मैंने मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात किया था। चलिए उसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये स्टॉक को मैंने 16 तारीख को डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ये स्टॉक में मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। अभी आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी हमारे डिस्कशन के बाद करीब 11% का मूव दे चुका है। तो यहाँ पे मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया है। अभी मैं ये स्टॉक को और होल्ड करूंगी मेरे दूसरे टारगेट के लिए। इसी के साथ हमने एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, वो था कल्याण ज्वेलर्स। इसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न बना था। ये जो कप था इसका ब्रेकआउट हो गया था और फिर स्टॉक में रिटेस्ट आ गया था। यहाँ पे भी मेरा प्लान था ये हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ऑलरेडी रिटेस्ट आ गया था और ये जो कैंडल बना है ये सपोर्ट के पास ही एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनाया था और 20 डे ईएमए के ऊपर भी देखिए ये सपोर्ट ले रहा था। इतने अच्छे सेटअप के बाद भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया और मेरा ये जो 412 के लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसका मतलब ये बनता है कि कभी भी अगर आप ट्रेड करें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड प्लान करें, क्योंकि स्टॉक कितना भी कन्विंसिंग हो वहाँ पे कुछ परसेंटेज चांस होता है जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाए या फिर हमारे एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक ना चले। तो स्टॉप लॉस प्लान करके ही ट्रेड लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। इससे आपका रिस्क जो है पूरा मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 40 डे ईएमए प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक में, उसके बाद ये जो कैंडल है ये 40 डे ईएमए के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। पीछे अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे 40 डे ईएमए के पास जब सपोर्ट लिया है स्टॉक, उसके बाद ये रैली मिली थी स्टॉक में। तो हो सकता है अभी भी 40 डे ईएमए को सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक से एग्जिट हो गया है तो मैं यहाँ पे फिर से तुरंत तो एंट्री नहीं बनाऊंगी। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे री एंट्री करना हो तो मैं ये जो 417 का लेवल है ये हो सकता है स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो ये रेजिस्टेंस से अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है और ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल के आसपास कहीं पे मुझे रिटेस्ट पे स्टॉक मिलता है तो फिर मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक के बारे में। आज का हमारा पहला स्टॉक है रेमंड। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है। ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैली हुआ है इसके बाद स्टॉक ये जो जोन को रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और इसी जोन में फिर कंसोलिडेट करने लगा। जैसे ये सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट इतना दिन कर लिया उसके बाद इसको बहुत ही एक अच्छा अपमूव मिल गया और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने कोशिश तो किया कि इस जोन के ऊपर सपोर्ट लेने का, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया और स्टॉक नीचे चला आया। फिर इस जगह पे ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन फिर भी ये स्टॉक में फिर से अपमूव नहीं आ पाया और उसके बाद काफ़ी दिन इस जोन में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और फिर से यहाँ पे कोशिश किया ऊपर जाने के लिए। फिर से इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल गया और फिर ये जो अपमूव आया इस जोन के ऊपर काफ़ी बार ट्राई किया ये ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ भी ये ऊपर नहीं जा पाया और फिर आप देख सकते हैं फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छी मिली है और आप RSI को भी नोटिस करेंगे तो ये 60 से ऊपर ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया। चलिए अभी यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करें वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल से कैंडल में ऑलरेडी
4-5% का मूव आ चुका है। तो यहाँ पे हाई पे तो एंट्री बन सकता है, लेकिन मैं जनरली इतना रिस्की ट्रेड प्लान नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे अगर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट आ जाए ये लेवल पे, तो स्टॉक अगर ये 1945 के लेवल पे सपोर्ट लेता है और कुछ बुलिश सिग्नल मुझे यहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस में 1850 के आसपास कहीं प्लान करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हाई ब्रेक होने पे मैंने एंट्री प्लान किया होता, मेरा स्टॉप लॉस करीब 8% का बन गया होता। लेकिन अगर मैं रिटेस्ट पे अपना एंट्री प्लान करती हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3-3.5% का ही रिस्क मिलेगा। चलिए टारगेट की बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं रिटेस्ट में एंट्री करूँगी, मेरे लिए पहला टारगेट ये 2030 के लेवल पे बन जाएगा और दूसरा टारगेट 2235 के लेवल पे बन जाएगा। यहाँ पे अगर मेजर करें तो मेरा पहला टारगेट करीब 5-5.5% का और दूसरा टारगेट करीब 16% का बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है डायनामिक केबल्स। ये चार्ट को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चैनल ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी समय से स्टॉक जो है इसी चैनल के अंदर ही चल रहा था और अभी ये चैनल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए एक पोलैंड फ्लैग का पैटर्न भी बना रहा है। तो ये जो पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बना, इससे भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है। अभी चलिए चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली में हम लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं, स्टॉक जो है इसी चैनल के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रहा था और यहाँ पे ये जो हमारा ऊपर का लाइन है इसको एज रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था और इस जगह पे ये जो हमारा चैनल हमने बनाया था इससे स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है। और आप देख सकते हैं लास्ट 2 दिनों में वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्टॉक में आया है। चलिए अभी यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया ये स्टॉक के लिए यहाँ पे इस जगह पे रेगुलरली स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा था और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल बना है आप देख सकते हैं स्टॉक ने एग्जैक्टली इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया है और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्प प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कैसे करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है इस लेवल पे तो मैं अपना एंट्री प्लान यहाँ पे कर लूँगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। तो ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है इसके ब्रेकआउट का रिटेस्ट लेवल है। तो यहाँ पे या फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे मुझे अगर स्टॉक मिलता है तो उस समय मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। तो यहाँ पे अगर मेरा एंट्री बनता है तो मुझे करीब 12% का यहाँ पे पहला टारगेट मिल जाएगा और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगी। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो लेवल है यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव हैं। तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस फेस करे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 10-12% का प्रॉफिट मिल गया होगा, तो मैं पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगी और फिर ब्रेकआउट का यहाँ पे इंतज़ार करूँगी। अगर स्टॉक में इस लेवल से एक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे मैं रिटेस्ट पे फिर अपना री एंट्री प्लान करूँगी। अगर ये ब्रेकआउट के रिटेस्ट में अगर मेरा एंट्री बनता है तो उस केस में मेरा पहला टारगेट 619 के लेवल पे बन जाएगा और इस लेवल से अगर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हमारे लिए और बड़ा टारगेट बन सकता है। उस केस में हम ये जो पोल का हाइट है उसको कंसिडर करेंगे और इसको हम प्लॉट करेंगे जहाँ से ये स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आया है उस पॉइंट पे। तो हमारे लिए एक और टारगेट बन जाएगा 773 के लेवल पे। अगर यहाँ पे मैं मेज़र करूँ तो मुझे करीब 80% का यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है, लेकिन ये मेरा एक पोजिशनल टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने में 2-3 साल यहाँ पे लग सकता है। ये तो हो गया हमारा आज का एनालिसिस, लेकिन ये कम्प्लीटली मेरा नज़रिया है। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। आपको अगर मेरा ये शॉर्ट और सिंपल तरीके का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।